महिमा ने अपने रिश्तेदारों को कपड़े देने वाली अटैची खोली और अपनी जेठानी प्रेमा को साड़ी पकड़ाने लगी। भाभी, ये साड़ी माँ ने आपके लिए दी है। ये साड़ी? पर मैं तो ये रंग पहनती ही नहीं हूँ। नीले रंग की 4 साड़ियां मैंने पिछले हफ्ते ही काम वाली को पकड़ाई हैं। अब ले ही आई हो तो दो, 1-2 बार पहन लूंगी। ये भैया का सूट और ये जूही की फ्रॉक भी है भाभी। वैसे कुछ खास पसंद नहीं है देवर जी आपके ससुराल वालों की, बड़े ही साधारण कपड़े भिजवाए हैं। जूही के मामा पिछले दिनों उसके लिए फ्रॉक लाए थे, देखते ही बनती थी। मेरे मायके वाले पहले चीज को 100 बार परखते हैं फिर खरीदते हैं। बस भी करो प्रेमा, तुम्हें भी कोई ना कोई बहाना चाहिए बात को कुरेदने का। लो जी, कर लो बात। मेरी शादी के वक्त बाबूजी भी जिंदा थे। आज वो होते तो बताते कितने महंगे गहने और जेवर मेरे मायके से आए थे। क्यों माँ जी, अब क्यों चुप हो? कुछ तो बोलो। प्रेमा बहू, बात को खत्म करो और ये पकड़ो संजय की शादी का लिफाफा, बड़ी भाभी के नाम का। महेंद्र, ये तेरा लिफाफा। अब इस लिफाफे को क्या खोल कर देखना, वही 501 रुपए होंगे जो सगाई के वक्त पकड़ाए थे। प्रेमा भाभी, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। महिमा एक गरीब घर की लड़की थी। संजय और महिमा की लव मैरिज हुई थी। प्रेमा एक अमीर खानदान से आई हुई बहू थी, इसलिए उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। महिमा के घर में आते ही प्रेमा का घमंडी जेठानी वाला रूप सामने आने लगा था। एक दिन, महेंद्र, ये सब क्या है? ये प्रेस की तार कैसे जली हुई है? मुझे शाम को पार्टी में जाना है और मैं अपनी साड़ी प्रेस कर रही थी। देखो ये किसने किया है। मैंने आज प्रेस को हाथ नहीं लगाया, मैंने तो कल वाली कमीज ही दोबारा पहन ली थी। भाभी, वो सुबह मैं संजय की एक कमीज प्रेस कर रही थी तो पता नहीं कैसे प्लग जल गया, जिसकी वजह से तार भी जल गई। शायद इस प्रेस में पहले से ही कोई खराबी थी। भाभी, क्या कहा? प्रेस में खराबी थी? मेरी मम्मी ने आउट ऑफ इंडिया से ये प्रेस मंगा कर दी थी। ये सब सोफा सेट, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर वगैरह जो तुम देख रही हो ना इस घर में, ये सब मेरे दहेज का सामान है। और तुम तो कुछ लाई नहीं हो अपने दहेज में, सब कुछ मेरा ही इस्तेमाल कर रही हो, तो कम से कम सोच समझकर और देखकर इस्तेमाल करना चाहिए ना। तुमने मेरी इतनी महंगी प्रेस खराब करके रख दी। प्रेमा, कोई बात नहीं, बिजली वाले से महेंद्र ठीक करवा ले आएगा। छोटी बहू को इतना सब सुनाने की क्या जरूरत है? माँ जी, आप तो चुप ही रहो, कुछ पता होता नहीं है, बीच में बोलती रहती हो। आपकी चीज खराब नहीं हुई है ना, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महिमा की आंखों में आंसू थे। वो अपने कमरे में आकर रोने लगती है। चुप हो जाओ महिमा, कुछ वक्त के बाद मेरा थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा तो हम अलग रहने लगेंगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भाभी तुम्हारे साथ इतना उल्टा व्यवहार करें, वो अपने ऊपर इतना घमंड करती है। अरे नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा मन भर आया था। अब शादी के एकदम बाद परिवार अलग हो जाए तो लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने आते से दोनों भाइयों को अलग कर दिया। इसलिए आप अलग रहने की बात दोबारा मन में मत लाना। धीरे धीरे वक्त बीतता है और महिमा के एक बेटा पैदा होता है। बेटे के आने से पूरे घर में खुशियां आ जाती हैं। बधाई हो प्रेमा बहू, तुम्हें ताई की पदवी मिल गई, तुम ताई बन गई। और मैं भी ताऊ बन गया माँ, मुझे भी ताऊ जी कहकर बुलाने वाला आ गया। दादी, मेरा छोटा भाई आ गया, अब मैं तो उसकी बड़ी दीदी हुई ना। हाँ दादी अम्मा, तू उसकी बड़ी दीदी है। बड़े खुश हो रहे हो ना सारे, मेरा मजाक बना रहे हो। और सासू माँ को पता है कि डॉक्टर ने जूही के बाद मुझे दोबारा बच्चा करने के लिए साफ मना किया है। इन्हें पता है कि मैं दोबारा बच्चा नहीं कर सकती, नहीं तो मैं भी एक बेटा पैदा कर सकती थी। महिमा के बेटा होने की खुशी में सब लोगों को खुश देखकर प्रेमा मन ही मन में ईर्ष्या से जल भून रही थी। महिमा के बेटे नमन के नाम संस्करण के दिन तो प्रेमा ने हद ही कर दी। मुझे लगता है तुम्हारे मायके वालों को समझ नहीं है बिल्कुल भी। नमन की झोली में क्या दिया? सिर्फ 5100 रुपए का लिफाफा। न कोई सोने की चेन, न कोई चांदी के कड़े। मेरी मम्मी ने तो जूही के होने पर मुझे सोने की बालियां दी थी। सासू माँ को सोने के टॉप्स और महेंद्र के लिए सोने की अंगूठी थी। जूही के गले में उन्होंने सोने की चेन, वो भी लॉकेट के साथ, और सोने के कड़े भी डाले थे जूही के हाथों में। सच में शर्म आनी चाहिए तुम्हारे मायके वालों को। बिल्कुल भी लेना देना नहीं आता उन्हें कि बेटी के घर तीज त्योहार पर कैसे दिया जाता है। अब मेरी मम्मी को ही देखो, वो खुद नहीं आ सकी फंक्शन में तो उन्होंने नमन के लिए सोने की चेन भिजवाई है अपनी तरफ से। हालांकि उनका कोई मतलब नहीं बनता था देने का।
घर में खुशी का माहौल था। महिमा के घर से भी सब लोग आए हुए थे, इसीलिए उस वक्त किसी ने भी प्रेमा को कुछ कहना सही नहीं समझा। महिमा के माँ बाबूजी फंक्शन के बाद चुपचाप वापस चले जाते। महिमा का बेटा होने के बाद से प्रेमा का स्वभाव महिमा के प्रति बहुत खराब होता जा रहा था। एक दिन प्रेमा और महिमा घर पर अकेली थी। सास कहीं बाहर गई हुई थी और महेंद्र और संजय काम पर थे। महिमा कहाँ है? नमन ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा है। जूही की कल परीक्षा है, उसे पढ़ाने में मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। प्रेमा रोते हुए नमन को देख रही थी, तभी उसके मन में पाप जागने लगा। आखिर है तो लड़का ही, बड़ा होकर सारी जायदाद इसके नाम हो गई तो हमें तो ये सब घर से निकाल देंगे। अब तो जूही के हिस्से का प्यार भी सब इसे ही देने लगे हैं। मौका अच्छा है इसका काम तमाम करने का। प्रेमा नजरें बचाकर नमन का गला दबाने लगती है, तभी महिमा आ जाती है। अरे मेरा मुन्ना, भूख लगी है जो इतनी तेज रो रहा है? आज तो बच गया। अब देखती हूँ, कल इसका मुंडन करवाने गंगा जी ले जा रहे हैं, वही बस इसका खेल खत्म। अगले दिन सब लोग गंगा जी के लिए निकलते हैं। प्रेमा बहू, तुम और महेंद्र एक ही नाव में बैठ जाओ, मैं संजय और महिमा के साथ बैठ जाती हूँ। मैं चाचा चाची की नाव में बैठूंगी। मुझे किसी भी तरह नमन को अपनी गोदी में लेना होगा। जूही, नहीं बेटा, हमारे साथ आओ, चाची ने नमन को उठाना है। भाभी, कोई बात नहीं, जूही हमारी नाव पर ही बैठ जाएगी। तुम दोनों को कैसे संभालोगी? एक काम करो, नमन को तुम मेरी गोद में दे दो। हाँ, ये ठीक रहेगा प्रेमा भाभी, आप नमन को पकड़ लो। महिमा, अच्छी बात है ना, भाभी खुद हमारे साथ प्यार से रहना चाहती है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ महिमा बहू, नमन को प्रेमा की गोद में दे आओ। महिमा नमन को प्रेमा की गोदी में दे देती है। सब लोग नाव पर गंगा पार के लिए चल देते हैं। रास्ते में जूही बेटा, ज्यादा उछल कूद मत मचाओ, नाव का बैलेंस बिगड़ जाएगा। चाचा, नाव में तो बहुत मजा आ रहा है। उधर जूही दादी संजय और महिमा के साथ खेलने में मस्त थी। दोनों नाव थोड़ी दूर हो गई थी। महेंद्र भी जूही को दूर से मस्ती करते हुए देख रहा था, पर प्रेमा कुछ और ही साजिश रच रही थी। अच्छा है, नमन को गंगा जी में फेंक देती हूँ। महेंद्र का ध्यान भी उन लोगों पर है, किसी को शक भी नहीं होगा। बोल दूंगी मेरे हाथ से फिसल गया और फिर। जैसे ही प्रेमा नमन को गंगा जी में गिराने लगती है, तभी अचानक से चीखने की आवाज आती है। माजी, जूही पानी में गिर गई। हे भगवान, कोई जूही को बचाओ। मेरी बच्ची जूही। इतनी देर में महिमा भी पानी में कूद जाती है। जूही मेरी बच्ची, कोई मेरी बच्ची को बचाओ। किसी तरह महिमा डूबते हुए जूही के पीछे जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और नाव तक वापस ले आती है। प्रेमा ये सब देख रही थी। सब लोग किनारे पर पहुंचते हैं। मेरी जूही, मेरी बच्ची तो ठीक तो है? मम्मी, पापा। महिमा, तुम्हें तैरना आता है? हाँ, वो स्कूल के दिनों में सीखी थी स्विमिंग। महिमा, तुमने मेरी बच्ची की जान बचा ली। और प्रेमा रोते हुए सभी को सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दो महिमा, मुझे माफ कर दो। भाभी, कोई बात नहीं, भूल इंसान से ही होती है। प्रेमा बहू, नमन तुम्हारा ही बेटा है, तुम इसकी बड़ी माँ हो। नमन को गोद में लेकर इसके बाल तुम ही उतरवाओगी। सास और देवरानी की बातों को सुनकर प्रेमा की आंखें आंसुओं से भीग जाती है। प्रेमा को पिछली सारी बातें याद आती हैं। उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है और वो नमन को छाती से लगाकर प्यार करने लगती है। जूही भी महिमा के गले लग जाती है।